आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CBSE क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वर चंद। और मैं आपके समक्ष अभी उपस्थित हूँ आपके साइंस का पहला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक्स and we are going to start today the same. One word after one word means word after word explanation will be made. Sentence after sentence will be discussions will be conducted, and you feel privileged while studying through my channel. तो एक रिक्वेस्ट छोटा सा आपसे है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि स्टडी स्टेप्स अनवरत कंटिन्यूसली आपके पास जाता रहेगा। नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर करेंगे। तो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट इट। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर का मतलब तो सब कोई जानता है। मैटर मतलब वो सारी चीज़ें जो स्थान घेरे, जिनमें भार हो, उनको हम मैटर कहते हैं। जैसे बुक, आपका बुक वो जगह छेकता है, उसमें भार है, इसलिए मैटर है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो मैटर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए फीलिंग से रिलेटेड लव, हेटेड, है ना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जगह नहीं घेरती हैं, जिनमें भार हम नहीं कह सकते। अब यू हैव लव फॉर समवन, देन हाउ मच लव यू हैव, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट और व्हाट इज़ द वेट ऑफ दैट, यू कैन नॉट से। सो द थिंग्स रिलेटेड टू फीलिंग आर नॉट मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास की वस्तुएं। सराउंडिंग्स का मतलब यू अंडरस्टैंड, हमारे आसपास। और मैटर मीन्स वस्तुएं। वस्तुओं के बारे में बताया कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ अ मैटर। बट सम कुछ ऐसे भी हैं जिन जो मैटर नहीं होते हैं, जो फीलिंग से रिलेटेड है। जैसे लव है, हेटेड है, ये सारे। स्मेल भी हम कह सकते हैं कि मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक फीलिंग है, स्मेल एक फीलिंग है, लेकिन वही गैस जो है एक मैटर है, क्योंकि वो जगह घेरता है। आगे है कि अब इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाई लाइन। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, जैसा कि हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स। तो हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग शेप्स में देखते हैं, साइजेस, आकार और आकृति में देखते हैं, टेक्सचर्स और छूने में, मतलब टच करने में भी अलग अलग होते हैं। कोई सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और ये हर चीज़ जिन्हें हम देखते हैं, जिनका अलग अलग टच है, टेक्सचर है, चाहे शेप साइज है, वो सब किसी न किसी चीज़ के बने हुए होते हैं, मटेरियल के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो सांस हम लोग लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, स्टोन्स, पत्थर, क्लाउड्स, बादल, तारे, स्टार्स, तारे, प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स, जानवर, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक पानी का छोटा बूंद और अ पार्टिकल ऑफ सैंड और एक डस्ट, सैंड का एक पार्टिकल, ये सब के सब। सैंड का पार्टिकल मतलब सैंड का पार्टिकल मीन्स बालू का कण, ये सब के सब मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर, प्रत्येक चीज़ मैटर है, क्योंकि सब में भार होता है, सब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आगे है वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। कह रहा है कि ऊपर की जितनी भी चीज़ें आपने देखा, वो सब के सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जगह घेरते हैं, और सब में मास होता है, मतलब कुछ ना कुछ उनका द्रव्यमान होता है, तौलने पे या जोखने पर कुछ ना कुछ उनका वजन होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, उनमें दोनों होता है, वजन होता है और वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपेंसी की कैपेसिटी होती है, मतलब जगह चेकने की क्षमता होती है। ये इसलिए सब के सब मैटर है। तो वही बात है कि एनीथिंग एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज अ मैटर। वही डेफिनेशन है मैटर का। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली ह्यूमन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कह रहा है सिंस अर्ली टाइम्स मतलब बहुत पहले से, प्राचीन काल से, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो थे, मैटर को
5 फॉर्म में, मतलब 5 रूप में इसको क्लासिफाई किए हैं, जिनको हम बेसिक एलिमेंट्स या मूल तत्व कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा चौपाई है एक, क्षितिजल पावक गगन समीरा, चौपाई नहीं दो मतलब दोहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित या अधम शरीरा। ये प्राचीन काल से ही आता आ रहा है। उसी पंच तत्वों में, जिनका नाम यहाँ पंच तत्व लिखा गया, उनमें क्या क्या आता है, तो एयर हवा, अर्थ मतलब पृथ्वी, फायर मीन्स आग, स्काई मीन्स आकाश, वाटर मीन्स जल, ये सब आता है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग इन और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार कोई भी चीज़, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सजीव मतलब जिनके पास जीव है, और निर्जीव जिनके पास जीवन नहीं है, वो सब के सब इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड अ सिमिलर क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। और प्राचीन ग्रीक फिलोसफर्स भी जो भी थे, वो भी इसी तरह का, मतलब इसी तरह का सिमिलर डिस्क्रिप्शंस उनका भी था, या एक समान वर्गीकरण उनका था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। आज के जो साइंटिस्ट्स हैं, इन्होंने मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया है, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण किया है या पदार्थों को बांटा है, तो उसका आधार है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वही उनका भौतिक गुण, और केमिकल नेचर और प्राकृतिक उनका जो क्या कहते हैं, रासायनिक गुण जो है उसके आधार पे। मतलब आज जो मैटर के क्लासिफिकेशन का आधार है वो 2 है, फिजिकल और केमिकल। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज पर मॉडर्न साइंटिस्ट, चाहे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, या ऐसा पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर is physical properties as well as chemical nature, या physical and chemical properties। ये हो गया। In this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in the subsequent chapter। कह रहा है कि इस चैप्टर में we shall learn about matter based on its physical properties। अभी इस चैप्टर में हम लोग मैटर को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, मतलब भौतिक गुण। अब भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं कैसे समझाऊं, तो भौतिक में देखने, छूने, महसूस करने, इन सभी चीज़ों के लिए भौतिक गुण होते हैं। जैसे देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, किसी चीज़ से पीटा जाता है तो कैसा होता है, ये उसके भौतिक गुण होते हैं। वो हीट पास करता है कि नहीं, मतलब ऊष्मा पास करता है कि नहीं, टेम्परेचर उसका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पीटने पर छन छन झन की आवाज़ आती है कि नहीं आती है, ये सब भौतिक गुण है। और केमिकल गुण वो रिएक्शन है, चाहे ऑक्सीजन से, चाहे वाटर से, चाहे मतलब और अन्य चीज़ों से, केमिकल जो सब्सटेंस है उससे वो कैसे रिएक्ट करता है, तो वो केमिकल नेचर है। अब हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, मतलब भौतिक गुण क्या है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जस्ट यू टेक अ चौक लीजिए, जिससे हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। इस चौक को तोड़ते जाएं तो ये ज़रूर पता चलेगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ होता है। एक बड़ा घर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक उसका ब्रिक है, उससे बना हुआ होता है, और ब्रिक भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। एक स्टोन जो है सैंड पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो ये मैटर जो है पार्टिकल्स के, मतलब कणों के बने होते हैं, छोटे छोटे कणों के। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। मतलब लंबे समय से 2 विचार थे मैटर के नेचर से रिलेटेड 2 विचार थे। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक विचार ये कहता था कि मैटर जो है जिस तरह से लकड़ी का लट्ठा होता है उसी तरह होता है। वेयर इज अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। लेकिन दूसरा विचार ये कहता था कि मैटर जो है बालू के पार्टिकल्स के जैसे कणों से बने हुए, बालू के कणों जैसे बने हुए हैं, बालू जैसे कणों से बने हुए हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिस्क्राइब अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब एक एक्टिविटी दिया गया है उस मैटर के नेचर को समझने के लिए। इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। क्या सच में ये लकड़ी के लट्ठा जैसा कंटिन्यूअस है, मतलब एक ही है, या पार्टिकुलेट है, या मतलब छोटे छोटे कणों से बना हुआ है।
अब देखिए कुछ यहाँ लिखा हुआ, द SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। किलोग्राम में ही मास, जब आप जाते हैं आलू खरीदने, परवल खरीदने, तो आप किलो में खरीदते हैं, तो वो मास जो को किलो में ही मापा जाता है। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम का डेफिनेशंस जैसा कि आप जानते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल ऑफ देम आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड। हाउ इज वॉल्यूम ऑब्टेन्ड? वॉल्यूम कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वॉल्यूम हो जाता है। तो लेंथ में भी मीटर, ब्रेथ में भी मीटर और हाइट में भी मीटर, 3 बार मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर क्यूब हो ही जाएगा। तो इसलिए मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब लीटर के लिए, लीटर भी वॉल्यूम का ही एक यूनिट है। तो लीटर में सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। कोई अगर पात्र है तो उसमें 1 ml अटता है कोई भी चीज़। अब आइए आगे फिर इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। एक्टिविटी बताता है कि टेक 100 ml बीकर, 100 ml वाला कैपेसिटी वाला एक बीकर लीजिए, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब कह रहा है उसमें पानी भर दीजिए और उसका लेवल मार्क कर दीजिए, मतलब कितना पानी भरा हुआ है उसको मार्कर से मार्क कर दीजिए। डिजोल्व सम साल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रड। ग्लास रड के माध्यम से, ग्लास के रड से उसमें साल्ट या शुगर घुला दीजिए। आगे कहता है ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर। ऑब्जर्व एनी चेंज मतलब वाटर के लेवल में कोई चेंज हुआ, इसको ऑब्जर्व करना। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट? साल्ट के साथ क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपीयर? वो कहाँ गायब हो गया? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का लेवल जो है, स्तर, वो चेंज हुआ? तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर में भी कर सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, शीशे का ग्लास होना चाहिए, उसमें पानी का लेवल मतलब फुल ब्रिम नहीं होना चाहिए, पूरा भरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा नीचे कर दीजिए। उसमें आप अब पानी भरा हुआ 1 इंच नीचे करिए, शीशे का गिलास है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। ऐसा मत सोचना कि चीनी बर्बाद हो जाएगा, अरे उसको पी लेना, थोड़ा सा नींबू का रस डाल के, तो एक लेमनेड या शिकंजी हो जाएगी। तो इसलिए सोचना नहीं है कि सर चीनी बर्बाद करवा रहे हैं मैं। तो आप 2 चम्मच उसमें चीनी घोल देना, और घोल देने के बाद आप ऑब्जर्व करना कि क्या पानी का लेवल ऊपर बढ़ा? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहीं पत्थर उसमें डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। पत्थर दूसरी चीज़ बात हो गई और यहाँ चीनी दूसरी बात हो गई। अब चीनी के कण जो है पानी के कणों के बीच जा कर के घुल गए, मिल गए। जैसे एक घर है, उस घर में बहुत सारे आए लोग, तो घर का साइज थोड़े बढ़ गया क्योंकि घर में जो स्पेस है उसमें लोग घुस गए। ठीक उसी तरह जैसे एक स्पॉन्ज है जो फोम का बना हुआ होता है, वो पानी में रखते हैं, वो सोख लेता है, तो उसका साइज तो नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर जो रंध्र है, जो होल्स है, वो पोर्स है, दोज ऑल पोर ऑब्जर्व वाटर इन देम एंड द साइज ऑफ दैट foam or that sponge doesn't increase. The same thing happens with matter. When water and that salt or sugar is dissolved together, they are brought together, and when salt is stirred in that, then the particles of that salt goes and just adjust themselves in the space what is there between 2 consecutive molecules or 2 consecutive particles of that वाटर। तो यही चीज़ होता है कि वो जा कर के उसमें अट जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, इसलिए साइज बढ़ता नहीं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड। कह रहा है कि जब स्पून में जो साल्ट या शुगर था वो पानी में जा कर के मिल गया और अपना जगह जा कर के ले लिया, तो इसलिए पानी जो है वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। अब दूसरा है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, मतलब उनका छोटे कितने होते हैं। तो इसका आंसर आप एक लाइन में ये दे सकते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेक्ड आइज। हम उनको अपने नेक्ड आइज से या नॉर्मल आइज से हम लोग नहीं देख सकते हैं। फॉर दैट वी नीड सम पावरफुल माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको समझाने के लिए फिर एक्टिविटी देता है, कहता है टेक 2 or 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट एंड डिजॉल्व देम इन
100 ml ऑफ वाटर। कह रहा है 2 या 3 क्रिस्टल लेना है पोटेशियम परमैंगनेट का और 100 ml वाटर में उसको घुला देना है। आगे है टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशंस एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब कह रहा है कि अब उसमें से थोड़ा सा 10 ml ले लीजिए जो 100 ml में घुलाए थे और फिर 90 ml में उसको घुला दीजिए। फिर उसमें से 10 ml ले लीजिए, फिर कहता है टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml। दूसरे 90 ml में मतलब पहले 100 ml लिए थे, उसमें 2 या 3 क्रिस्टल डाले थे, अब उसमें से 10 ml लेकर के 90 ml वाले में घुला दिए, फिर उसमें से 10 ml लेकर के फिर 90 ml वाले में घुला दिए। ऐसे ऐसे घुलाते घुलाते हम चले गए। तो पहले तो हम 100 ml में घुलाए थे, अब इस तरह से कई 90 ml करके कई ग्लास में घुलाए, मतलब 5 to 8 टाइम्स कर रहा है, 5 से 8 बार। 8 बार अगर घुलाते हैं तो आप समझ लीजिए कि 720 ml हो जाएगा। अब ये एक्सपेरिमेंट का यहाँ फिगर दिया हुआ है, जैसे पहले में 100 ml है, फिर उसके बाद फिर 100 ml, फिर इसमें से 10 ml लिया गया, फिर 100 ml, फिर 100 ml, फिर 100 ml में घुलाया गया। इस तरह से 500 ml ये है। आगे है एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशंस थ्रू द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। कह रहा है कि पहले में आपने घुलाया तो उसका तो कलर ज़्यादा ही होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग 100 ml में घुलाते जाएंगे उसका कलर कम होता जाएगा, लेकिन फिर भी कलर तो दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स कितने छोटे हैं कि इतना बार घुलाने के बाद भी कलर दिखाई दे रहा है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जाम्पल आप स्याही के एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि 1 गिलास पानी लिए, 2 बूंद स्याही डाले, घुला लिए, उसमें से फिर 2 चम्मच स्याही लिए, फिर 100 ml में डाले, फिर घुला लिए। तो ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कलर थोड़ा कम होता जाएगा, मतलब कलर फिर भी नोटिसेबल रहेगा, मतलब उसको देखा जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, भले वो कलर लाइट हो जाए। तो इससे ये समझ में आता है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आगे है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। 1000 लीटर के वॉल्यूम को भी कलर वो कर सकता है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम इस निष्कर्ष पे आते हैं कि एक क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का है उसमें भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते जाता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कह रहा है कि अब 2 ml डिटॉल भी लेकर के ये एक्टिविटी की जा सकती है। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशंस। अब ये स्मेल, अब मान लीजिए 2 ड्रॉप आपने डिटॉल डाला, चाहे 2 ml डिटॉल डाला एक बाल्टी में, तो पूरी बाल्टी में महक आ ही जाती है। आप नहाएंगे तो बॉडी में भी स्मेल आता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो मैटर होते हैं बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं और इनकी संख्या जो होती है मिलियंस में होती है, मतलब दे कैन नॉट बी काउंटेड ईजिली। आगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब इतने स्मॉल होते हैं कि हमारे इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, मतलब हम हमारी कल्पना से भी दूर है। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब अभी तो हम लोग पार्टिकल्स के बारे में समझ रहे थे कि मैटर्स पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं और पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दे आर बियॉन्ड और इमेजिनेशन। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन पार्टिकल्स का? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। अब इस बात को समझने के लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच जगह होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि जब हम लोगों ने शुगर को पानी में घुलाया था तो पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम्स। वेयर डू दे गो? वेयर डू द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गो? दे गो इन द स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके स्पेस, उनके बीच जो स्पेस है उसमें चला जाता है। इस स्पेस को हम लोग इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस? तो हम ये कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। आप इसको लिख भी सकते हैं। ये है
कि द स्पेस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव और द स्पेस बिटवीन कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ मैटर या स्पेस बिटवीन कंजिक्यूटिव मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, या ऐसे भी कह सकते हैं स्पेस बिटवीन कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। आगे है, वी सॉ दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, ये सब के सब बराबर रूप से वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, उसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, तो पार्टिकल्स ऑफ टाइप ऑफ मैटर, one type of matter get into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. चाय बनाते हैं, चाय का कलर, चाय के कारण चाय का कलर कुछ अलग हो जाता है, तो पूरे चाय का कलर मतलब ऊपर से नीचे तक जो केटल में पानी है या दूध है सबका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब चाय का जो पार्टिकल्स है वो पानी में या दूध में चारों तरफ डिजॉल्व हो गया। तो ये कैसे चला गया? तो उसके बीच स्पेस है तभी तो चला गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है इनका, दूसरा नेचर है पार्टिकल्स का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स जो है लगातार मूव करते रहते हैं। मूव करने के लिए भी आप मतलब लगातार उनमें गति होती रहती है। तो गति है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जला दीजिए, चाहे कोई परफ्यूम लगा के आता है तो कुछ दूर से ही महक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस गैस भी तो मैटर ही है, तो उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो हम दूर से ही महक जाते हैं। चाहे गैस घर में निकलता है उसे हम जान जाते हैं। फिर एक एक्टिविटी है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ क्लास के कॉर्नर में एक अनलिट मतलब बिना जलाया हुआ अगरबत्ती आप रख दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब पूछ रहा है कि कितना आपको नज़दीक जाना होगा इसके गंध को लेने के लिए। अगर आप अनलिट इंसेंस स्टिक है, अनलिट इंसेंस स्टिक का मतलब जो स्टिक जलाया नहीं गया है, जो अगरबत्ती जलाया नहीं गया है, उसका गंध महसूस करना होगा तो कितना नज़दीक जाना होगा। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब कर रहा है इसको आप जला दीजिए, मतलब उस अगरबत्ती को जला दीजिए। व्हाट हैपन्स, अब क्या होता है? डू यू गेट ए स्मेल सिटिंग एज ए डिस्टेंस, क्या उसका महक आपको मिल रहा है कुछ दूर बैठे होने पर भी? तो निश्चित रूप से उसका महक कुछ दूर बैठने पर भी मिल जाता है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अब इसको ऑब्जर्व कीजिए। टेक 2 ग्लासेस, एक्टिविटी दूसरा है अब 1.4, beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। कह रहा है कि 2 बीकर लीजिए या ग्लास लीजिए फिल्ड विद वाटर, जिसमें पानी हो, पहले में एक ड्रॉप ब्लू या रेड इंक डालिए स्लोली धीरे से एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर, मतलब ध्यानपूर्वक उसको डालना है। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और दूसरे बीकर में हनी डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब, उनको बिना छुए मतलब बिना डिस्टर्ब किए हुए रहने देना है। इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास के कॉर्नर में चाहे घर में रख देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, जब आप इंक ड्रॉप उसमें डाले, हिलाए नहीं तो भी वो चारों ओर फैल गया। उसी तरह हनी डाले तो धीरे धीरे वो मिल गया। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, हनी डाले तो वो धीरे धीरे मिला, लेकिन इंक डाले तो जल्दी मिला। हाउ मेनी आवर्स डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, कितना समय लेगा उसको पूरा घुलने में? तो घुलने में समय थोड़ा सा लेगा लेकिन घुल जरूर जाएगा। आगे ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, अब कह रहा है कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट दोनों में से किसी का क्रिस्टल लीजिए, एक दाना लीजिए और एक ग्लास ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी में उसको डाल दीजिए। अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, दूसरे ठंडा पानी उसमें डालिए। डू नॉट स्टेयर द सोल्यूशन, उसको हिलाइए मत। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल्स को बॉटम में सेटल होने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेज, जैसे समय बीतता है तो क्या होता है?
व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में क्या सजेस्ट करता है। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के साथ मिक्सिंग का रेट चेंज होता है। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। तो निश्चित रूप से टेम्परेचर बढ़ने के साथ मिक्सिंग का रेट भी चेंज होता है। जैसे शुगर को ऐसे पानी में घुला रहे हैं, वहीं पानी को गर्म करके उसमें शुगर घुला रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ घुलता है, क्योंकि गर्म होने पर जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, इनका स्पीड बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ जाता है तो इनकी घुलनशीलता या मिक्सिंग कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब गर्म हीट के साथ बढ़ जाता है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो निष्कर्ष है, इफ़ वी कंसिडर each student a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। नहीं, ये अब इधर वाला ये वाला पोर्शन होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब इस ऊपर की एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स जो है लगातार घूमते रहते हैं। दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। तो जो मूवमेंट होता रहता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूवमेंट के कारण उसमें काम करने की क्षमता है, इसलिए उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसा कि टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ जाता है। जैसे एक ऊपर वाला एक्टिविटी था कि एक अनलिट इंसेंस स्टिक है। अनलिट इंसेंस स्टिक है मतलब एक अगरबत्ती बिना जलाए हुए है, तो उसको महकने के लिए पास जाना पड़ता है। वहीं अगरबत्ती को जला दिया जाए तो उसका हीट बढ़ जाता है, मतलब वो जलने लगता है, तो जलने के बाद बहुत दूर ही सूंघने पर महक जाता है, उसका स्मेल आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी मैटर के पार्टिकल्स का बढ़ जाता है। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो एक पॉइंट आप फिर नोट करेंगे कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। आगे है, इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। मतलब ये खुद से भी मिल जाते हैं, इसका मतलब कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब वो लगातार मूव कर रहे हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच स्पेसेस है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, तो आप डिफ्यूजन के लिए लिख सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ऐसे लिख सकते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of 2 different types of matter is called diffusion। अब एग्जाम्पल आता है सॉलिड का, सॉलिड डिफ्यूजन। सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका भी एग्जाम्पल है जैसे चॉक एंड बोर्ड। चॉक एंड बोर्ड मतलब बोर्ड पर जब चॉक से लिखा जाता है तो आफ्टर सम टाइम इट गेट्स स्टक एंड वी नीड अ लॉट ऑफ फोर्स टू रब इट आउट। तो दैट इज आप कह सकते हैं सॉलिड डिफ्यूजन। सॉलिड लिक्विड डिफ्यूजन में क्रिस्टल ऑफ दैट पोटेशियम परमैंगनेट एज वेल एज जैसे शुगर क्रिस्टल है, तो साल्ट है, ये सब सॉलिड है। वाटर लिक्विड है तो सॉलिड लिक्विड हो गया। फिर उसके बाद गैस का डिफ्यूजन तो पता ही है, परफ्यूम है या इंसेंस स्टिक है। तो डिफ्यूजन के अलग अलग एग्जाम्पल्स पूछता है। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब गर्म करने पे ये डिफ्यूजन तेज हो जाता है। जैसे इंटरमिक्सिंग कैपेसिटी आफ्टर गिविंग टेम्परेचर और आफ्टर हीटिंग इंक्रीजेज। वाई डज दिस हैपन, तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो व्हेन हीट इज गिवन टू द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर दे बिकम्स मोर फ्री एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टर देन द प्रीवियस स्टेज व्हेन इट वाज नॉट हैविंग दैट मच हीट या इट वाज हैविंग लो हीट और लो टेम्परेचर। आगे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जिसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है, यही मैटर को बांध के रखता है। जैसे सॉलिड अगर सॉलिड है तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के कारण है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उसका या उनके बीच का जो अट्रैक्शन पावर है वो सबसे ज़्यादा होता है। वहीं लिक्विड में तो उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। अब आगे है
कि प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक 4 groups and form human chains as suggested. The first group should hold each other from the back and back arms like इडू मिसमी डांसर्स. इडू मिसमी डांसर्स से जैसे पकड़े हुए वैसे ही पकड़ने को कह रहा है, एक एक्टिविटी है. द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर. सेकेंड ग्रुप को क्या करना है, शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, मतलब दूसरे ग्रुप को केवल हाथ पकड़ना है. पहले ग्रुप को ऐसे मतलब एक दूसरे को जकड़ के पकड़ना है. पहला ग्रुप यहाँ लिखता है कि फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक्स आर्म्स लाइक इडू मिसमी डांसर्स. ये जो इडू मिसमी डांसर्स, ये 5 लड़कियों को दिखाया गया, ऐसे फर्स्ट ग्रुप पकड़ेगा. दूसरा ग्रुप केवल हाथ पकड़ेगा. और थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. और तीसरा ग्रुप जो है केवल अपना फिंगर टिप्स सटा के एक दूसरे को पकड़े रहेगा, मतलब कैच पकड़ा नहीं रहेगा, केवल सटाए हुए रहेगा. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन into as many small groups as possible. Which group was easiest to break? Why? कह रहा है ये चारों ग्रुप जो हैं, जो पहले बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, दूसरा केवल हाथ पकड़ा है, तीसरा केवल फिंगर टिप है, और फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट्स का ऐसा है जो चारों ओर दौड़ता है और सबको तोड़ने का प्रयास करता है. तो सबसे पहले आसानी से किसको तोड़ पाएगा? तो थर्ड ग्रुप को तोड़ पाएगा, क्योंकि ये केवल फिंगर टिप्स टच कर आए हुए हैं. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इसी तरह से सॉलिड और सॉलिड लिक्विड गैस भी होता है. सॉलिड फर्स्ट ग्रुप जैसा है, लिक्विड सेकंड ग्रुप जैसा है, और गैस जो है थर्ड ग्रुप के जैसा है. उसके बाद है ये आगे है, इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर देन विच ग्रुप पार्टिकल्स इज हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स. तो इसमें कौन सा ग्रुप एक दूसरे को सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ कैच किया हुआ रहेगा, पकड़े हुए रहेगा? तो ऑफ कोर्स वी कैन से द फर्स्ट ग्रुप विच इज़ हैविंग मैक्सिमम फोर्स between them, among them, maximum force among them. So first group represents solid, second group represents liquid and third group gas. आगे अगला एक्टिविटी है टेक एन आयरन नेल. एक्टिविटी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस अधिकांश एक्टिविटी बेस्ड आते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस तभी हम कर पाएंगे जब हम एक्टिविटी को समझे रहेंगे. तो टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. कह रहा है कि एक आयरन नेल लीजिए, एक चॉक लीजिए और एक रबर बैंड लीजिए. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. इनको तोड़ने का प्रयास करना है हथौड़ा मारकर, काट कर या तान कर. इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. इनमें किसमें सबसे ज़्यादा फोर्स से पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं? आगे देखिए, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर. एक वाटर में कंटेनर कुछ पानी लीजिए. ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स. अपने फिंगर से सरफेस ऑफ वाटर को काटने का प्रयास कीजिए. वेयर यू एबल टू कट द सरफेसेस ऑफ वाटर. वेयर यू एबल मतलब क्या आप सक्षम थे कि उस पानी के सरफेसेस को काट सकें? वाई कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर. व्हाट कुड बी द रीजन मतलब इसके पीछे कारण क्या है कि सरफेस ऑफ वाटर ऐसे ही जैसे का तैसा रह रहा है, उसको आप काट नहीं पा रहे. तो द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके जो फोर्स हैं वो उनके बीच काम कर रहे हैं. दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर. और यही फोर्स उस पार्टिकल्स को एक साथ रख रहे हैं. और द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. लेकिन ये अट्रैक्शन जो है अलग अलग तरह के मैटर में अलग अलग तरह का होता है. नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर टू डू बाय देम योरसेल्व्स. इफ यू हैव अंडरस्टूड द taught portions already in a nice way properly, then you need to do the questions. If you feel any sort of problem while doing that, never hesitate to ask. But before leaving you, once again I would like to make a request to subscribe the channel so that continuously, regularly we can have the same study steps. Thanks a lot. See you again in the next clip.